दोस्तों, कुछ फैसले हम अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि अपनों की सांसों को बचाने के लिए लेते हैं। और कभी कभी वही फैसले हमें ऐसी अंधेरी दुनिया में ले जाते हैं जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता। आज की कहानी है कृष्ण की। एक ऐसा लड़का जिसने अपनी मां को बचाने के लिए मौत के दरवाजे पर नौकरी कर ली, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां लाशें सिर्फ पड़ी नहीं होती, कभी कभी वो सच भी बता देती हैं। मेरा नाम कृष्ण है और आज मैं अपनी जिंदगी का वो सच बताने जा रहा हूं जिसे याद करके आज भी मेरी नींद उड़ जाती है। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी, लेकिन हालात ने मुझे उम्र से पहले ही बड़ा बना दिया था। हम एक छोटी सी गली में रहते थे जहां घर कम और परेशानियां ज्यादा थीं। घर के अंदर का माहौल किसी अस्पताल से कम नहीं था। मेरी मां एक पुराने बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे की पीली पड़ती रंगत हर रोज मुझे अंदर से तोड़ देती थी। एक शाम मैं उनके पास बैठा था। मैंने उनका हाथ पकड़ा, वो हाथ जो कभी मेरे सिर पर आशीर्वाद देता था आज ठंडा और कमजोर हो चुका था। मां ने धीरे से आंखें खोली और बहुत धीमी आवाज में बोली, कृष्ण, अब मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता। उनकी ये बात सुनकर मेरी सांसें रुक सी गईं। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मां आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका था। तभी मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी बाहर आई। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो मुझे बाहर ले गई और जैसे ही हम अकेले हुए वो रो पड़ी, कृष्ण, दवाइयां खत्म हो गई हैं। वैद्य जी कह रहे थे अगर जल्दी शहर के बड़े अस्पताल नहीं ले गए तो मां। वो आगे बोल ही नहीं पाई। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन असली दर्द तब हुआ जब उसने अगली बात कही। और मेरी शादी, उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, एक असहाय लड़की की बेबसी थी। उस वक्त मैंने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार को बचा कर रहूंगा। उस रात मैं सीधे मोहल्ले के पुराने शिव मंदिर पहुंचा। मैं भगवान के सामने खड़ा था, लेकिन आज मैं प्रार्थना नहीं, सवाल करने आया था। भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पंडित जी ने मुझे संभाला और कहा, बेटा, यह वक्त है टूटने का नहीं, लड़ने का। उनकी बात सुनकर मैंने वहीं खड़े होकर कसम खाई, आज से मैं सिर्फ बेटा हूं और एक बेटा अपनी मां को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अगले दिन मैं शहर के चौराहे पर खड़ा था, काम ढूंढ रहा था। कोई भी काम, बस पैसे मिलने चाहिए थे। तभी एक आदमी मेरे पास आकर रुका। उसकी आंखें अजीब थीं और मुस्कान उससे भी ज्यादा खतरनाक। उसने पूछा, पैसों की जरूरत है? मैंने बिना सोचे कहा, बहुत ज्यादा। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, काम आसान है लेकिन जगह थोड़ी अलग है। मैंने पूछा, कितने पैसे मिलेंगे? उसने जवाब दिया, इतने कि तेरी मां बच जाएगी। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना था। वो मुझे शहर के एक पुराने इलाके में ले गया, एक ऐसी बिल्डिंग के सामने जहां सन्नाटा भी डरावना लग रहा था। दरवाजे पर जंग लगा था।
और हवा में अजीब सी बदबू थी। मैंने पूछा, यह जगह क्या है? उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मुर्दाघर। यह शब्द सुनते ही मेरे कदम एक पल के लिए रुक गए। दिल कह रहा था मत जा, लेकिन दिमाग सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, मां। मैंने गहरी सांस ली और अंदर कदम रख दिया। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा खामोश था। इतना सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी अजीब लग रही थी। दीवारों पर नमी थी और हवा में सड़ी हुई बदबू घुली हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी इमारत में नहीं, बल्कि एक कब्र के अंदर खड़ा हूं। अंदर एक केबिन में एक आदमी बैठा था। उसकी आंखें लाल और हाथ में सिगरेट। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और धीमी आवाज में बोला, यही है नया लड़का? मेरे साथ आया आदमी बोला, हां, काम के लिए तैयार है। मैनेजर ने मेरे सामने एक कागज रखा, इस पर साइन कर। मैंने पूछा, यह क्या है? वो मुस्कुराया, कॉन्ट्रैक्ट। 1 महीना, बिना छुट्टी, बिना सवाल। अगर बीच में भागा तो पैसे भी जाएंगे और तू भी। उसकी आखिरी लाइन सीधे दिल में उतर गई। लेकिन मेरे सामने मां का चेहरा था। मैंने कांपते हाथों से साइन कर दिए। जैसे ही मैंने साइन किए, उसने पैसे मेरे हाथ में रख दिए। इतने पैसे जो मैंने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे। उस पल मुझे लगा मैंने सही फैसला लिया है। मुझे नहीं पता था कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। रात, मेरी पहली ड्यूटी। मैनेजर ने मुझे एक चाबी दी, फ्रीजर रूम। अगर कोई एम्बुलेंस आए तो लाश अंदर रख देना। फिर वो थोड़ा रुका और मेरी आंखों में देखकर बोला, और हां, किसी भी लाश का चेहरा देखने की कोशिश मत करना। यह सुनकर मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। रात के ठीक 12 बजे पूरा मुर्दाघर और भी ज्यादा डरावना हो गया। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, टप टप टप, जैसे कहीं से पानी गिर रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई नल खुला रह गया है। मैं धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही मैं उस बेसिन के पास पहुंचा, मेरी रूह एक पल के लिए शरीर छोड़ने वाली थी। नल से पानी नहीं, खून बह रहा था, गाढ़ा, लाल और सीधा नीचे गिर रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने खुद को समझाया, ये सच नहीं है, ये बस वहम है। लेकिन तभी मेरे कंधे पर किसी ने हल्का सा हाथ रखा। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, कृष्ण। मेरी सांस रुक गई। वो आवाज इस बार और साफ, हमें यहां से निकालो। मैं पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था और ठंड, ऐसी ठंड जो हड्डियों तक उतर जाए। तभी फ्रीजर रूम का दरवाजा अपने आप चर्र करते हुए खुल गया। मैंने डरते डरते अंदर देखा। सफेद कपड़ों में लिपटी लाशें एक लाइन में पड़ी थी, सब शांत। लेकिन एक हाथ धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे वो मुझे बुला रहा हो। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं जमीन पर गिर गया
और पहली बार मेरे मुंह से निकला मां। पूरी रात मैं उसी कुर्सी से चिपका बैठा रहा। आवाजें, सिसकियां, फुसफुसाहट, सब कुछ मेरे आसपास घूम रहा था। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। उस रात के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहा। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ एक सवाल भी था, ये सब हो क्या रहा है? हर रात वही आवाजें, वही सिसकियां, वही फुसफुसाहट, जैसे कोई मुझसे कुछ कहना चाहता हो। लेकिन एक बात अजीब थी, मैनेजर, उसे कभी डर नहीं लगता था, ना आवाजों से, ना खून से, ना उन हरकत करती लाशों से। वो हमेशा आराम से बैठा रहता, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। उस रात करीब 2 बजे मैं अपनी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। तभी मुझे केबिन की तरफ से कुछ आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरने की आवाज। मैंने सोचा मैनेजर तो जा चुका है, तो फिर अंदर कौन है? दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार मैंने डर के आगे सच जानने का फैसला किया। मैं धीरे धीरे अंधेरे कॉरिडोर से होते हुए उस केबिन के पास पहुंचा। दरवाजा पूरा बंद नहीं था, थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने धीरे से अंदर झांका, और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। अंदर एक लाश स्ट्रेचर पर पड़ी थी, लेकिन उसका पेट पहले से ही कटा हुआ था, और मैनेजर अपने हाथ में खून से भरा हुआ एक इंसानी गुर्दा पकड़े खड़ा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरी सांसें अटक गईं। वो अपने साथी से बोला, जल्दी कर, ये माल सुबह से पहले निकलना चाहिए। दूसरा आदमी बोला, साहब ये फ्रेश है, अच्छे पैसे मिलेंगे। मैं समझ चुका था, ये जगह मुर्दा घर नहीं, एक काला धंधा था, जहां लाशों को नहीं, इंसानियत को काटा जा रहा था। मेरे दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। वो आवाजें, वो खून, वो सिसकियां, सब उन बेगुनाह लोगों की पुकार थी। मेरे अंदर का डर अब गुस्से में बदल चुका था। मैंने सोचा, मैं अपनी मां को बचाने के लिए इन दरिंदों का साथ दे रहा हूं, लेकिन ये लोग किसी और की मां के बच्चों को बेच रहे हैं। मैं पीछे हटने ही वाला था कि अचानक मेरा पैर एक बाल्टी से टकरा गया। थक, आवाज गूंज गई। अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। मैनेजर चिल्लाया, कौन है बाहर? मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। मैं भागकर पास के एक पुराने फ्रिज के पीछे छिप गया। मेरी धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा वो सुन लेंगे। दरवाजा खुला, मैनेजर बाहर आया, हाथ में खंजर और आंखों में खून। कृष्ण, अगर तू है तो बाहर आ जा। मैंने सांस रोक ली, भगवान से बस एक ही दुआ कर रहा था, आज बचा लो। कुछ सेकंड जो मुझे घंटों जैसे लगे, फिर वो वापस अंदर चला गया। उस पल मैंने फैसला कर लिया, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मैंने धीरे से अपने कमरे में आकर फोन उठाया। हाथ कांप रहे थे, आवाज साथ नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। हेलो साहब, यहां मुर्दा घर में ये लोग लाशों के अंग निकाल कर बेच रहे हैं। उधर से आवाज आई, तुम होश में हो? मैं रो पड़ा, साहब जल्दी आइए वरना ये सबूत मिटा देंगे। कॉल कट गया। अब मैं अकेला था और सामने मौत खड़ी थी। फोन कटते ही मेरे हाथ कांप रहे थे।
दिल बस एक ही बात कह रहा था, अगर पकड़ा गया तो खत्म। मुर्दा घर का वो सन्नाटा अब पहले से भी ज्यादा भारी लग रहा था। हर कोना, हर साया जैसे मुझे देख रहा हो। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी धड़ाम, केबिन का दरवाजा जोर से खुला। मैनेजर अपने 2 आदमियों के साथ बाहर आया। उसके हाथ में वही खून से सना खंजर था, और इस बार उसकी आंखों में शक नहीं, यकीन था। वो सीधे मेरी तरफ बढ़ा। तो तूने पुलिस को फोन किया? मेरे पैर पीछे हटने लगे। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। वो जोर से हंसा। गलत? गलत वो होता है जो पकड़ा जाए। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। पकड़ लो इसे। दोनों गुंडे मेरी तरफ दौड़े। मैंने पूरी ताकत लगाकर एक को धक्का दिया और सीधा गैलरी की तरफ भागा। पीछे से आवाज आई, भाग ले कृष्ण, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाएगा। मैं भाग रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें टूट रही थी। लेकिन तभी पीछे से किसी ने मेरा गला पकड़ लिया। मैनेजर। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा और पकड़ लोहे जैसी मजबूत। उसने खंजर मेरी गर्दन पर रखा। बहुत हीरो बन रहा था ना। मेरी आंखों के सामने सब खत्म होता दिख रहा था। मां, दीदी, सब कुछ। और तभी दूर से सायरन की आवाज। मैनेजर का चेहरा बदल गया। साला, सच में पुलिस बुला दी। अगले ही पल दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर घुसी। हथियार नीचे रखो। मैनेजर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया। फ्रीजर रूम खोला गया और जो अंदर मिला उसे देखकर पुलिस वाले भी हिल गए। बर्फ के डिब्बों में इंसानी अंग भरे हुए थे। उस रात सिर्फ एक गिरोह नहीं पकड़ा गया, बल्कि कई बेगुनाहों को इंसाफ मिला। कुछ दिनों बाद सरकार की तरफ से मुझे इनाम मिला और मेरी मां का इलाज भी शुरू हो गया। ऑपरेशन सफल रहा। दीदी की शादी भी हो गई। सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक चीज कभी ठीक नहीं हुई। मेरी रातें आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे वो मुर्दा घर याद आता है। वो नीला पड़ा हाथ जो मुझे बुला रहा था, वो आवाज, हमें यहां से निकालो। कई बार आज भी ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाता है, कृष्ण। मैं झटके से उठ जाता हूं, पसीने में भीगा हूं। मां पूछती है, बेटा अभी भी डर लगता है? मैं बस मुस्कुरा देता हूं और कहता हूं, नहीं मां, सब ठीक है। लेकिन सच आज भी वही है। कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो फिर कभी बंद नहीं होते। तो दोस्तों, ये थी कृष्ण की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें, और अगर आप भी अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मिडनाइट कहानियान बाय सचिन।